हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग बेटा। तो आज हम लोग ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज का लेक्चर नंबर 6 का पार्ट बी पढ़ेंगे। पार्ट ए में हम लोग ने क्या पढ़ा था बेटा, वो आपको अच्छे से याद आ रहा होगा। और पार्ट ए में हम लोग ने एक्वायर्ड इम्यूनिटी को स्टार्ट किया था। एक्वायर्ड इम्यूनिटी क्या होती है? जो हम लोग आफ्टर बर्थ अपनी लाइफ टाइम में गेन करते हैं। मतलब इस जालिम दुनिया में आने के बाद जो हम लोग इम्यूनिटी को गेन करते हैं, दैट इम्यूनिटी इज नोन एज एक्वायर्ड इम्यूनिटी। और फिर उसके बाद मैंने आपको बताया था कि जो एक्वायर्ड इम्यूनिटी होती है वो दो तरह की होती है। एक होती है आपकी एंटीबॉडी मेडिएटेड इम्यूनिटी, एंड दैट इम्यूनिटी इज आल्सो नोन एज ह्यूमोरल इम्यूनिटी। और सेकेंड सेकेंड वन इज सेल मेडिएटेड इम्यूनिटी। ठीक है, बिल्कुल सही बात है बच्चों। अब इस दोनों इम्यूनिटी को कौन कौन ऐसा कर रहा था, कौन कौन ऐसा कर रहा था, कहने का मतलब क्या है कि कौन सी सेल्स इन दोनों इम्यूनिटी के लिए रिस्पॉन्सिबल थी, तो उसको भी मैंने लास्ट क्लास में आपको बताया था। बी एंड टी लिम्फोसाइट्स आर द रिस्पॉन्सिबल फॉर एक्वायर्ड इम्यूनिटी। ये सिर्फ और सिर्फ किस में मिलती है बेटा आपकी, बताइए। ये सिर्फ और सिर्फ वर्टिब्रेट्स में मिलेगा, और ये पैथोजन स्पेसिफिक होता है। इसमें मेमोरी प्रेजेंट होती है, एंड इट इज अ वेरी वेरी स्पेसिफिक, इट मींस इट इज हाईली स्पेसिफिक टुवर्ड्स टुवर्ड्स पैथोजन। इन सारी बातों के बारे में मैंने बहुत अच्छे से चर्चा की थी बेटा, और होप है कि आप इन सारी चीजों को बहुत अच्छी तरीके से पढ़ रहे होंगे। जो भी बच्चे मेरे लेक्चर्स देख रहे हैं, ठीक है, मैं इतनी उम्मीद करता हूं उनसे कि वो प्रॉपर अपने नोट्स भी बना रहे होंगे, और नोट्स बनाने के साथ साथ सारी चीजों को अच्छे ढंग से करके एनसीईआरटी को भी रीड कर रहे होंगे। और मेरा यह मानना है कि लेक्चर्स देखने के बाद मुझे नहीं लगता कि एनसीईआरटी में ऐसी कोई भी चीज होगी जो आपसे छूट जाएगी, जो एक लाइन भी आपको समझ में ना आए। ठीक है, अब आज का लेक्चर हो सकता है बेटा थोड़ा सा लंबा हो जाए, थोड़ा सा लंबा हो जाए, तो मैं कोशिश करूंगा कि इसको दो पार्ट में बांट दूं। ठीक है, लेकिन चलिए अपन कोशिश करते हैं कि कितना 1 घंटे से ज्यादा लंबा लेक्चर ना हो। ठीक है बच्चों, चलिए तो हम लोग स्टार्ट करते हैं एक्वायर्ड इम्यूनिटी का पार्ट बी। हमने लास्ट क्लास में क्या पढ़ा था ये हम लोग ने देख लिया था। यही वाला बेटा आपका पीडीएफ मैंने पढ़ाया था, आपको अगर याद आ रहा होगा तो हमने इन्नेट इम्यूनिटी को डिस्कस किया था, और फिर मैंने देखा था इम्यूनिटी एडेप्टिव एक्वायर्ड। ठीक है, क्या क्या होता है एक्टिव पैसिव, और एक्टिव पैसिव में क्या क्या आएगा, ये सारी चीजों को मैंने बहुत अच्छी तरीके से डिस्कस किया था बेटा। कि एक्टिव में कौन आएगा, जब आप नेचुरल तरीके से इन्फेक्ट होंगे तो आपकी बॉडी में आपकी बॉडी क्या बनाएगी, एंटीबॉडीज को फॉर्म करेगी। ठीक है बच्चों, चलिए। और उसके बाद मैंने क्या बोला था बेटा, जो पैसिव इम्यूनिटी होती है, प्री फॉर्म एंटीबॉडीज हमारे बॉडी में एंटर करती हैं, लेकिन वो भी नेचुरल तरीके से, जैसे कि थ्रू प्लेसेंटा और थ्रू क्लोस्ट्रम। फिर मैंने अच्छा, ये जो एक्टिव और पैसिव इम्यूनिटी को मैंने यहां पढ़ाया है, इसको मैं एक्टिव और पैसिव इम्यूनिटी में डिफरेंस भी पढ़ाऊंगा जब मैं इस टॉपिक को खत्म करूंगा तब। ठीक है बच्चों, चलिए। फिर मैंने आर्टिफिशियल तरीके से आपको यह बताया बेटा, मतलब आर्टिफिशियल तरीके से क्या होती है आपकी इम्यूनिटी, तो उसमें भी मैंने एक्टिव और पैसिव बताया था। आर्टिफिशियल में मतलब कि हम वैक्सीनेशन करते हैं, और वैक्सीनेशन में हम लोग ऐसे ऐसे पैथोजन को डालते हैं जो कि हमारी बॉडी में एंटर करके डिजीज कॉज ना करे, लेकिन वो हमारी बॉडी में पहुंचकर एंटीबॉडी के प्रोडक्शन को स्टिमुलेट जरूर कर पाए। ठीक है, ठीक है बच्चों, चलिए। फिर मैंने क्या बोला था कि व्हेन प्री फॉर्म एंटीबॉडीज आर इनोकुलेटेड इन द बॉडी थ्रू इंजेक्शन, इंजेक्शंस के थ्रू हम लोग बेटा जब कभी जैसे कि एंटी रेबीज के जो इंजेक्शन होते हैं, एंटी डिप्थीरियल के जो होते हैं बेटा, या आपने बहुत कॉमनली टिटनेस का जो इंजेक्शन लगाया होता है बेटा, वो जो टिटनेस का इंजेक्शन होता है वो क्या होता है आपका प्री फॉर्म्ड एंटीबॉडीज उसमें होती हैं। अगर आपने ह्यूमन रिप्रोडक्शन पढ़ा होगा बेटा, तो आपने वहां पर एक चीज और पढ़ी होगी कि थर्ड ट्राइमेस्टर में हम लोग टिटनेस टॉक्सॉइड लगाते हैं। थर्ड ट्राइमेस्टर में हम लोग टिटनेस टॉक्सॉइड लगाते हैं। अब अगर आपने पढ़ा होगा तो एक बैक्टीरिया होता है जिसका नाम होता है क्लॉस्ट्रिडियम टिटेनी, जो कि टिटनेस कॉज कर सकता है, और ये एक टॉक्सिन को रिलीज करता है। ठीक है, अगर टॉक्सिन टॉक्सिन जो होता है बेटा वो हमारी बॉडी में पहुंचकर हमारी टिश्यूज को डिस्ट्रॉय कर सकता है। सुनते रहना मैं क्या बता रहा हूं, क्योंकि बच्चे कंफ्यूज होते हैं। दोनों में डिफरेंस है बेटा। जो हमको
जो हमको इंजेक्शन लगाया जाता है जब चोट लगने के बाद, जो टिटनेस का, वो इंजेक्शन अलग होता है। और ड्यूरिंग प्रेगनेंसी जो हम लोग टिटनेस टॉक्सॉइड लगाते हैं वो दोनों में डिफरेंस है। क्या डिफरेंस है, मैं उस चीज को आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं। सुनना बात ध्यान से, तभी चीजों को आप बेहतर तरीके से समझ पाएंगे। ठीक है बच्चों, चलिए। तो मैंने क्या बताया कि अगर आपको कभी चोट लगी होगी, जब कभी आप किसी का पीछा कर रहे होंगे बेटा, तो आप पीछा करते करते जब गिर गए होंगे, तो गिरने के बाद जब चोट लगी होगी, यहां पे छिल गया होगा, ठीक है, तो आप डॉक्टर के पास गए होंगे, मरहम पट्टी के साथ साथ उन्होंने एक इंजेक्शन यहां पर लगाया होगा। दैट इज दिस इंजेक्शन, एंटी टिटनेस सीरम। उसमें प्री फॉर्म्ड एंटीबॉडीज होती हैं। देखिए बेटा, आप गिरे, हो सकता है कि जहां पर आप गिरे हो सकता है कि उस बैक्टीरिया के स्पोर्स वहां पर पड़े हुए हों और वो डायरेक्टली आपके एंटर कर गए। ठीक है, तो अब आपको वहां पर इंस्टेंट एक्शन की जरूरत है। आप वेट नहीं करेंगे कि भैया चलो हम उसको इंजेक्शन लगाते हैं और फिर कुछ दिन बाद एंटीबॉडीज बन जाएंगी, फिर वो उससे लड़ेंगे। ऐसा नहीं है, आपको तुरंत टिटनेस का इंजेक्शन लगाया जाता है, क्योंकि मुझे तुरंत उसका एक्शन चाहिए, एंटीबॉडीज का। आ गई बात समझ में? लेकिन जब आप पढ़े होंगे बेटा, थर्ड ट्राइमेस्टर में लगभग 27 से 32 या 33 वीक के बीच में जो इंजेक्शन लगाया जाता है बेटा, उसको हम लोग बोलते हैं टिटनेस टॉक्सॉइड। टॉक्सॉइड टिटनेस, जो क्लॉस्ट्रीडियम टिटेनी बेटा, जो आपका टॉक्सिन रिलीज करता है, उसको अगर मैं टॉक्सिन को इनएक्टिवेट कर दूं, तो इट इज कन्वर्टेड इनटू टॉक्सॉइड। इसका मतलब क्या है समझो, कि टॉक्सॉइड जाकर हमारी बॉडी में एंटीबॉडी के प्रोडक्शन को तो स्टिमुलेट करेगा, बट डिजीज कॉज नहीं करेगा। एम आई एब्सोल्युटली क्लियर बच्चों? मुझे लगता है ये वाला पॉइंट आपको समझ में आ गया होगा कि दोनों टिटनेस के इंजेक्शन में क्या डिफरेंस होता होगा। समझ में आ गई बच्चों बात? अगर समझ में आ गई तो मैं और आगे चलता हूं। चलिए बेटा, ठीक, चलिए। तो मुझे यहां तक कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। तो सर हम लोग क्यों लगाते हैं, अब सुनना बात ध्यान से, मैं क्या बताने की कोशिश कर रहा हूं। हम लोग सर प्रेग्नेंट वुमेन में टिटनेस टॉक्सॉइड का इंजेक्शन लगाते क्यों हैं? वो इसलिए लगाते हैं बेटा कि हम लोग मां के शरीर में क्या एंटीबॉडीज को क्या करते हैं बेटा, प्रोडक्शन को स्टिमुलेट करते हैं। ठीक है, अब यही एंटीबॉडीज थ्रू प्लेसेंटा कहां पर चली जाएंगी? फीटस में चली जाएंगी। कहां चली जाएंगी? फीटस में चली जाएंगी। अब उससे क्या होगा, जब बेबी पैदा हो रहा होता है बेटा, तो उस टाइम पर जब हम लोग अम्बिलिकल कॉर्ड को कट करते हैं, तो हो सकता है कि उस ब्लेड में हो सकता है, पॉसिबिलिटीज है, वैसे हम लोग स्टरलाइज्ड ब्लेड का यूज करते हैं, लेकिन हम लोग चांस क्यों ले? तो उन चांसेस को बचाने के लिए बेटा, जब हम लोग अम्बिलिकल कॉर्ड को कट कर रहे होते हैं, तो हो सकता है कि उसमें कुछ क्लॉस्ट्रीडियम टिटेनी के स्पोर हो, और हो सकता है कि जो न्यूबॉर्न है उसको टिटनेस नियोनेट्रम हो जाए। क्या हो जाए बेटा? टिटनेस नियोनेट्रम। तो टिटनेस नियोनेट्रम से बचाने के लिए हम लोग मां को क्या देते हैं? इंजेक्शन टिटनेस टॉक्सॉइड देते हैं। मुझे लगता है ये वाला पॉइंट आपको बिल्कुल अच्छे से क्लियर हो गया होगा। ठीक है, कभी कभी वहां के चैप्टर से इस चैप्टर को रिलेट करके क्वेश्चन पूछा जा सकता है। देखो बेटा, मैं एक बात आपको बता देता हूं, ये एक ऐसा चैप्टर है जो बहुत वर्सेटाइल चैप्टर है, जो बहुत क्या है बेटा आपका? वर्सेटाइल चैप्टर है। और इसका मतलब क्या है? इसका मतलब सिंपल सी बात यह है बेटा कि इस चैप्टर में बाहर से क्वेश्चन आने की संभावनाएं ज्यादा होती हैं। तो मैं नहीं चाहता कि किसी भी एंगल से आपका एक भी क्वेश्चन छूटे। आ गई बच्चों बात समझ में? ठीक है बेटा, तो इसलिए मैं हर एक प्रोस्पेक्ट को इस चैप्टर में कवर करने की कोशिश कर रहा हूं। नो डाउट अबाउट इट कि ये चैप्टर थोड़ा सा लेंथी जरूर हो सकता है, लेकिन आपको ये चैप्टर पढ़ने में मजा भी आएगा बेटा। और अगर आप ढंग से पढ़ेंगे तो, अगर आप इंटरेस्ट के साथ पढ़ेंगे तो बेटा, देखिए बच्चों, सिंपल सी बात है कि आप किसी भी चीज को काम करने में अगर आपका इंटरेस्ट होगा, तभी आप उसको आप बहुत अच्छी तरीके से उसके मुकाम तक पहुंचा पाएंगे। सिंपल सी बात है बेटा, उसमें कोई डाउट नहीं है। अगर आप अपनी स्टडीज को एकदम लेथार्जिक वे में कर रहे हैं, यार आज पढ़ लिया कल नहीं पढ़ा, देखो बेटा, कंसिस्टेंसी एंड योर परसिवरेंस इज द की ऑफ सक्सेस।
अगर मैं बात कर रहा हूं बेटा कि अगर आपके जीवन में कंसिस्टेंसी नहीं है, अगर आपके जीवन में कंसिस्टेंसी नहीं है, बिलीव मानिए आज नहीं तो कल आपके जीवन में कभी ना कभी चेक जरूर लग जाएगा। इस चीज को मैं आपको हमेशा से बताने की कोशिश करता हूं बेटा। और मैं देखता हूं कि आजकल देखो, मैं किसी भी लोगों को क्रिटिसाइज नहीं करता, क्योंकि क्रिटिसिज्म से हमेशा मैं बचता हूं, ना मैं चाहता हूं करना, ठीक है। लेकिन 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 देखिए होता क्या है ना, मैं एनसीईआरटी के साथ साथ चलता हूं, लेकिन हमेशा बच्चों को यह दिक्कत रहती है कि सर आप एनसीईआरटी से बहुत बाहर पढ़ाते हैं। बट ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है बच्चों। मैं आपको सिंपल सी बात एक बार बता दूं कि अगर आपको एक अच्छा स्टूडेंट बनना है, मुझे यह बताइए कि जब आप निकलेंगे एमबीबीएस से, फिर आप पीजी करेंगे। जब आप पीजी करने के बाद इस मार्केट में आएंगे तो कोई डॉक्टर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बहुत अच्छा करता है और उसका नाम हो जाता है, और कोई डॉक्टर एकदम मतलब कि बहुत ज्यादा नाम नहीं होता है, बस काम चलाओ चीजें चल रही होती हैं। क्या डिफरेंस होता है दोनों में? डिफरेंस होता है बच्चों, डिफरेंस होता है, बहुत बड़ा डिफरेंस होता है। और बहुत बड़ा डिफरेंस ये होता है कि आप अपने अपने सराउंडिंग से कितने अवेयर हैं, अपने सराउंडिंग से कितने अवेयर है। सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट की थ्योरी बेटा हमेशा हर जगह लगती है। जब तक आप जिएंगे तब तक आपके जीवन में सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट की थ्योरी लगेगी, एंड इट्स द ट्रूथ, ये एक सत्य है। तो मैं हमेशा वही बच्चों को समझाने की कोशिश करता हूं बेटा कि आप कभी भी रटने के पीछे मत जाइए, चीजों को अंडरस्टैंड करिए। देखिए आपके जो जो मेडिकल फील्ड की जो तैयारी कर रहे हैं और जो आईआईटी की तैयारी कर रहे हैं, उनमें उन दोनों स्टूडेंट में डिफरेंस क्या होता है। मैं आपको सच बताऊं, शायद हमारे जो बच्चे हैं थोड़े से ऑफेंड हो जाएं, लेकिन मैं आपको बताऊं, जो आईआईटियंस का जो दिमाग होता है उनके अंदर क्रिएटिविटी ज्यादा होती है, हमारे अंदर क्रिएटिविटी कम होती है। सच बता रहा हूं मैं, ये इट्स अ फैक्ट। हमारे अंदर क्रिएटिविटी कम होती है, उनके अंदर क्रिएटिविटी ज्यादा होती है, ठीक है। और ये आप देखेंगे भी अपने जीवन में आने वाले समय में, ये आप देखेंगे भी। दोनों में डिफरेंस है बेटा, दोनों में डिफरेंस ये है। देखो हमें जो पढ़ाया जा रहा है, हमें जो पढ़ाया जा रहा है अभी, देखिए हम बोलते हैं कि हमें एनसीईआरटी तक रेस्ट्रिक्ट करना है, ठीक है ना। और सब बच्चे उसी को मग्गू 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 टाइप का करके बस रटते रहो और आगे बढ़ जाएंगे। आज तो बढ़ जाओगे आगे, आगे क्या आप एमबीबीएस में पहुंच के पूरे बुक्स को रट पाओगे क्या? आपका जब यही डर रहा रहेगा कि बस रट के हम चीजों को निकाल लेंगे, आज तो हो सकता है सेलेक्ट हो जाओ, बट मुझे एक बात बताइए कि क्या आप आगे जाकर ऐसे कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे। तो जब आपकी मेंटेलिटी आज है, जब यही सेम मेंटेलिटी आज है, तो क्या बाद में चेंज हो जाओगे? नहीं चेंज होगे। आप भी वहां पर भी जाकर सिर्फ और सिर्फ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को रट के बस एग्जाम में पास हो जाओगे। लेकिन अच्छा डॉक्टर बनने के लिए, याद रखना, मार्क माय वर्ड्स, अच्छा डॉक्टर बनने के लिए आपको थॉरो नॉलेज होना चाहिए, बहुत डीप में नॉलेज होना चाहिए। क्योंकि जब आपका पेशेंट आएगा तो ये नहीं आप बोलोगे अरे यार ये तो चैप्टर में पढ़ा ही नहीं था, सॉरी 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 क्या कहते हैं, मैं क्या कहते हैं आपका इलाज नहीं कर पाऊंगा। क्यों नहीं कर पाऊंगा? क्यों? क्योंकि मैंने ये वाला चैप्टर स्किप कर दिया था। बताइए, क्या ऐसा बोलोगे? नहीं बोलोगे। तो अभी ये अप्रोच क्यों, अभी ये अप्रोच क्यों? और आज के टाइम पर हो सकता है बहुत सारे टीचर्स को बुरा लग जाए, बट मुझे इस चीज का फर्क नहीं पड़ता। लेकिन याद रखिए, आज के टीचर्स आपको कुछ ना कुछ मग्गू बनाने की कोशिश कर रहे हैं कि बस रेस्ट्रिक्ट टू एनसीईआरटी। यस, आई नो वेरी वेल अबाउट दैट कि मुझे आपको एनसीईआरटी तक रेस्ट्रिक्ट करना है, लेकिन 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 मार्क माय वर्ड्स कि एनसीईआरटी को समझाने के लिए बाहर जाना पड़ता है, और वो आपको आज यहां पे समझ में आएगा। समझ में आई बच्चों बात? ठीक है, चलिए। तो मेरा बस आप लोग से यही विनती है बेटा कि आप इस लेक्चर्स को अगर देखें, क्योंकि एक दो बच्चे के कमेंट्स आए कि सर थोड़ा सा एनसीईआरटी तक सीमित रहिए, तो बेटा मैं आप लोग से हाथ जोड़ के गुजारिश करता हूं कि बेटा मैं जिस वे में पढ़ाता हूं मैं उसी वे में पढ़ा पाऊंगा, मैं अपने वे को चेंज नहीं कर पाऊंगा। आई एम सॉरी, मैं आपसे क्षमा मांगता हूं अगर आपको लगता है कि मैं सही नहीं पढ़ा रहा हूं या ज्यादा पढ़ा रहा हूं बेटा। तो YouTube पे बहुत सारे क्या कहते हैं अवेलेबल हैं, आप उनको कंसिडर कर सकते हैं।
आप उनको कंसिडर कर सकते हैं बेटा, लेकिन मेरा जो पढ़ाने का वे है वो हमेशा से यही रहा है, और शायद मैं एनसीईआरटी भी कवर कराऊंगा आपको। ये आप भूल जाते हो, मैंने एनसीईआरटी का एक भी पॉइंट नहीं छोड़ता हूं, लेकिन हाँ एनसीईआरटी से थोड़ा बाहर जाता हूं। वो मेरे पढ़ाने का वे है बेटा। मैं अपने अस्तित्व को खत्म नहीं कर सकता, मैं अपने पढ़ाने के वे को खत्म नहीं कर सकता। यही वे है मेरा पढ़ाने का, और मैं इसी वे में पढ़ाऊंगा। समझ रहे हो बच्चों? तो प्लीज आप थोड़ा सा कोऑपरेट कीजिए मुझे। आप बिलीव मानिए कि बहुत सारे बच्चों ने 180 में 180 जूलॉजी में गेन किया है। बिलीव मानिए मैं सब कवर करा दूंगा आपको, बट फेथ तो रखो बेटा, मेरे ऊपर फेथ तो रखो। आपको फेथ ही नहीं है मेरे ऊपर, तो मैं कैसे कर सकता हूं? वो सिंपल सी बात है बेटा। एक बहुत प्यारा सा शेर है कि सामने है जो उसे लोग बुरा कहते हैं, जिसको देखा ही नहीं उसको खुदा कहते हैं। तो आपके पास जो होता है ना बेटा, आप उसकी कदर कभी नहीं करते। वो ऐसा है, वो ऐसा है, वो टीचर तो ऐसा पढ़ाते, सब अच्छा पढ़ाते हैं बेटा, सब, मैं किसी की बुराई नहीं कर रहा हूं, लेकिन मेरे पढ़ाने का वे अलग है, मेरे पढ़ाने का वे अलग है। तो प्लीज थोड़ा सा आप कोऑपरेट कीजिए। मैं आप लोगों के लिए कर रहा हूं बेटा, तो आप लोग भी थोड़ा सा कोऑपरेट कीजिए मेरे लिए। देखिए बेटा, हर चीज में ना ताली ऐसे ही बजेगी। आप कोऑपरेट करेंगे तो मैं भी कोऑपरेट करूंगा आपको। समझ रहे बच्चे? चलिए तो स्टार्ट करते हैं हम लोग अपना टॉपिक। चलिए बच्चों, तो ये सब हम लोग लास्ट क्लास में पढ़ चुके थे। थोड़ा सा मैंने जब कैरेक्टरिस्टिक बताया था आपको, तो मैंने 4 पॉइंट बताया था। एक मैंने क्या बताया था बेटा, क्या था? एक स्पेसिफिसिटी, फिर डाइवर्सिटी, फिर डिस्क्रिमिनेशन बिटवीन सेल्फ एंड नॉन सेल्फ एंटीजन, एंड फोर्थ वन इज, बताइए, मेमोरी। बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल कोई दिक्कत वाली बात नहीं थी। फिर मैंने आपको बताया था प्राइमरी इम्यून रिस्पॉन्स एंड सेकेंडरी इम्यून रिस्पॉन्स। मुझे लगता है यहां तक आप सब लोग रिवाइज करके आए होंगे। समझ में आ गई बेटा बात? अब हम लोग अपने टॉपिक पे वापस चलते हैं। चलिए ठीक है, तो मैंने क्या बोला, ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज का हम लोग पार्ट बी पढ़ने जा रहे हैं बेटा। ठीक है, अब पार्ट बी में हम लोग को थोड़ा सा, मैंने क्या बताया कि सुनना पूरी बात ध्यान से। सबसे पहली बात, मैंने आपको पढ़ाया था प्राइमरी इम्यून रिस्पॉन्स और सेकेंडरी इम्यून रिस्पॉन्स। ठीक है, और प्राइमरी और सेकेंडरी इम्यून रिस्पॉन्स को कौन कैरी आउट करेगा बेटा, कौन उसको कराने के लिए रिस्पॉन्सिबल है, कौन जिम्मेदार है बेटा? लिम्फोसाइट्स हैं। ठीक है, तो थोड़ा सा जब मैं लिम्फोसाइट्स के बारे में बात कर लूंगा, जो कि मैंने लास्ट क्लास में किया हुआ है, लेकिन थोड़ा सा पॉइंट उसमें रह गया है, तो फिर मैं आपको एक बहुत सिंपल सा ग्राफ पढ़ाऊंगा, आपको बहुत अच्छी तरीके से वो समझ में आ जाएगा। सुनना बात ध्यान से। मैंने आपको बताया था सॉरी, लिम्फोसाइट्स के बारे में बेटा। मैंने आपको बताया था लिम्फोसाइट्स के बारे में। ठीक है बच्चों, चलिए, लिम्फोसाइट्स को मैंने 2 टाइप में बांटा था बेटा। एक को मैंने बोला था बी लिम्फोसाइट्स, और एक को मैंने बोला था बच्चों टी लिम्फोसाइट्स। ठीक है, एक को मैंने बोला था बेटा बी लिम्फोसाइट्स, और एक को मैंने बोला था टी लिम्फोसाइट्स। ठीक है बच्चों, ये तो मैंने आपको लास्ट क्लास में बहुत अच्छी तरीके से समझा दिया था। अब मैंने बी लिम्फोसाइट और टी लिम्फोसाइट की बात की थी। अब यहां पर जब मैंने टी लिम्फोसाइट्स के बारे में बात की थी, सुनना बात ध्यान से, पहले मैं इन सेल्स के बारे में बताऊंगा और उसके बाद फिर मैं बहुत अच्छी तरीके से आपको बताऊंगा। जैसे कि अगर हम बात करते हैं बेटा, अगर हम बात करते हैं टी लिम्फोसाइट्स में टी हेल्पर सेल्स की, किसकी बात करते हैं बेटा? टी हेल्पर सेल्स की, टी हेल्पर। अब सुनते रहना ध्यान से, ठीक है? अभी मैं थोड़ा सा, देखो बेटा, मैं आपको बिलीव आपको ये देना चाहता हूं कि आपको एक्वायर्ड इम्यूनिटी ऐसे मुट्ठी में होगी, बस आप समझ के चलते चलिएगा। ठीक है, तो टी हेल्पर सेल का काम क्या है? देखो नाम में ही है, नाम में ही है हेल्पर, मतलब ये किसी की हेल्प करती होगी। तो एक्टिवेटेड
एक्टिवेटेड टी हेल्पर सेल, एक्टिवेटेड टी हेल्पर सेल स्टिमुलेट्स बी सेल्स एंड टी किलर सेल्स। ठीक है, चलिए, तो मैंने यहां पर आपको बताया बेटा कि एक्टिवेटेड 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 टी हेल्पर सेल्स, एक्टिवेटेड टी हेल्पर सेल्स स्टिमुलेट एक्टिवेटेड टी हेल्पर सेल्स स्टिमुलेट किसको करेगा बेटा बताइए? ये करेगा आपको बी लिम्फोसाइट्स को। बी लिम्फोसाइट्स लिख देता हूं सेल्स के बजाय, नहीं तो तुम लोग कंफ्यूज हो जाओगे, तुम लोग बहुत नालायक हो बेटा। टी लिम्फोसाइट्स एंड अनदर वन इज बताइए टी किलर सेल्स। टी किलर सेल्स, समझते चलना बेटा, समझते चलना। तो मैंने क्या बोला, टी हेल्पर सेल जो थी आपको टी लिम्फोसाइट के अंदर जो आ रही थी, 4 सेल्स थी। टी हेल्पर की मैंने बात कर ली, एक्टिवेटेड। अब कैसे एक्टिवेट होगी वो मैं समझाऊंगा, बिल्कुल इत्मीनान से, बस आप बैठ के बस सुनते रहो बस आप। ठीक है, एक्टिवेटेड टी हेल्पर सेल स्टिमुलेट बी लिम्फोसाइट्स एंड टी किलर सेल, मतलब कि ये किसी की हेल्प करेगी। देखो बी लिम्फोसाइट को एक्टिवेट कर रही है और टी किलर सेल्स को भी एक्टिवेट कर रही है। ठीक, अब हम लोग पढ़ेंगे सेकेंड वन एंड सेकेंड वन इज बेटा आपका टी, ये तो पहला हो गया। दूसरे सेल्स की जब हम लोग बात कर रहे हैं बेटा, एक होती है आपकी टी किलर सेल्स, टी किलर सेल्स। अब सर ये टी किलर सेल क्या होती है, आइए देखते हैं बेटा। अब सुनना, इट किल्स वायरस इन्फेक्टेड सेल्स और कैंसरस सेल्स। कुछ याद आ रहा है क्या हमें? कुछ याद आ रहा है क्या हमें? हमने ऐसा कहीं और भी पढ़ रखा था क्या? हाँ बिल्कुल सही पकड़े हैं। क्या एक मैंने बोला था आपको नेचुरल किलर सेल्स, और नेचुरल किलर सेल्स को मैंने बताया था इट इज एनालॉगस टू टी किलर सेल्स। बिल्कुल सही बात है बेटा। तो मैंने क्या बोला, इट किल्स वायरस इन्फेक्टेड सेल्स, वायरस इन्फेक्टेड सेल्स और कैंसरस सेल्स। इट किल्स वायरस इन्फेक्टेड सेल्स और कैंसरस सेल्स। ठीक है, तो ये टी किलर सेल्स की बात हो गई। अब हम लोग थर्ड सेल्स के बारे में बात करेंगे, आइए करते हैं बात। दैट इज टी सप्रेसर सेल, टी सप्रेसर सेल्स। सुनते रहना बेटा बात ध्यान से, टी सप्रेसर सेल्स। ठीक, चलिए, तो ये वाला पॉइंट भी मुझे समझ में आ गया, ये वाला पॉइंट भी मुझे समझ में आ गया कि मैंने यहां पर ये बताया कि टी सप्रेसर सेल्स क्या होती है। नहीं, मैंने तो बताया ही नहीं क्या होता है, बताइए। इट सप्रेसेस द एक्शन ऑफ टी हेल्पर सेल्स एंड टी किलर सेल्स। मैंने क्या बताया? इट सप्रेसेस द एक्शन ऑफ टी किलर सेल एंड टी हेल्पर सेल्स। ठीक है, चलिए, तो मैं यहां पर थर्ड पॉइंट लिखता हूं बेटा, इट सप्रेसेस the action of T helper cells, it suppresses the action T helper cells and T killer cells. टी किलर सेल्स, आ गई बात समझ में? ठीक है, तो यहां पर मैंने 3 सेल्स के बारे में बात की बेटा, टी हेल्पर, टी किलर और टी सप्रेसर। एक और होती है टी मेमोरी,
एक और होती है बेटा आपकी टी मेमोरी, फोर्थ सेल, टी मेमोरी। टी मेमोरी। अब इसका काम क्या है? इसका काम है बेटा, these T cell या these T lymphocytes retain 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 the memory of every encounter। ठीक है, तो मैंने यहां पर, तो जितनी बार भी बेटा एनकाउंटर होगा, अगर सेम पैथो, अगर मान लीजिए कोई भी पैथोजन अगर बार बार आ रहा है बेटा, तो उसकी मेमोरी हमारे बॉडी में स्टोर हो जाती है। जैसे कि अगर आपने सुना होगा कि किसी को अगर एक बार चिकन पॉक्स हो जाता है बेटा, तो दूसरा बार उसका चिकन पॉक्स नहीं होता है। क्यों नहीं होता है? क्योंकि जब पहली बार एनकाउंटर हुआ होगा तो मेमोरी रिटेन हो गई होगी। अभी समझाऊंगा इसको वापस से, ठीक है? चलिए, तो मैंने क्या बोला, मैंने क्या बोला बेटा? इट रिटेन्स memory of every encounter of पैथोजन। आ गई बात समझ में? इट रिटेन्स मेमोरी ऑफ एवरी एनकाउंटर ऑफ पैथोजन। आ गई बात समझ में? तो ये चार सेल्स, ये चार सेल्स बताइए इंपॉर्टेंट है कि नहीं है? अरे इंपॉर्टेंट है कि नहीं है? बिल्कुल है बेटा, बिल्कुल है। एक तो टी हेल्पर सेल, एक टी किलर सेल्स, एक टी सप्रेसर सेल्स, एक टी सप्रेसर सेल्स एंड अनदर वन इज टी मेमोरी सेल्स। आ गई बच्चों बात समझ में? तो ये अपना पॉइंट समझ में आ गया। अब आइए बी लिम्फोसाइट्स पे, अब आइए बी लिम्फोसाइट्स पे बेटा, आइए देखते हैं बी लिम्फोसाइट्स को फर्दर मैंने दो पार्ट में बांटना है। ये सेल्स कैसे बनेंगी? ये सेल्स को मैं पहले ही समा इसलिए बांध दे रहा हूं ताकि आपको बाद में कोई दिक्कत ना हो। ठीक है, तो अगर मैं बात कर रहा हूं बी लिम्फोसाइट की बेटा, तो बी सेल्स यानी कि एक होंगी बी मेमोरी, बी मेमोरी। इसका मतलब इट ऑल्सो मेमोराइजेस द, इट ऑल्सो मेमोराइजेस द एनकाउंटर ऑफ पैथोजन। ठीक है, आ गई बात समझ में? तो ये भी क्या करेगी? रिटेन्स मेमोरी, रिटेन्स रिटेन्स memory of every encounter, retains memory of every encounter of pathogen, of pathogen। ठीक है बच्चों, चलिए, और अगर हम लोग सेकेंड पॉइंट की बात करते हैं बेटा, सेकेंड पॉइंट की बात करते हैं, ठीक है, तो दैट इज प्लाज्मा सेल्स, प्लाज्मा सेल्स। और ये प्लाज्मा सेल्स करती क्या है बेटा? बताइए, ये क्या करेंगी आपका? सेक्रेट्स antibodies in the body fluids, बॉडी फ्लूइड्स। आ गई बात समझ में? इसका मतलब ये बहुत सारी क्या बनाएंगे बेटा आपकी? एंटीबॉडीज बनाएंगी। क्या बनाएंगी बेटा आपकी? एंटीबॉडीज।
डिफरेंट डिफरेंट बना रहा हूं बेटा, मतलब ये बहुत सारे टाइप की एंटीबॉडीज को बना सकती हैं। ठीक बच्चों, और ये जो एंटीबॉडीज हैं, ये जो एंटीबॉडीज हैं बच्चों, अगर मैं इनकी बात कर रहा हूं टोटल, तो ये बॉडी फ्लूइड्स में है, बॉडी फ्लूइड्स में होंगी, है ना। और इसीलिए हम बॉडी फ्लूइड्स को क्या बोलते हैं बेटा, बॉडी फ्लूइड्स को हम लोग बोलते हैं ह्यूमर, बॉडी फ्लूइड्स को हम लोग क्या बोलते हैं, ह्यूमर। और इसीलिए एंटीबॉडी मेडिएटेड इम्यूनिटी को हम लोग क्या बोलते हैं बेटा, ह्यूमोरल इम्यूनिटी। तो इसीलिए बोलते हैं बेटा हम लोग एंटीबॉडी एएमआई को और हम लोग क्या बोलते हैं बेटा, ह्यूमोरल इम्यूनिटी, ह्यूमोरल इम्यूनिटी। मुझे लगता है इतनी बार मैंने इन चीजों को आपको पढ़ा दिया है, अब आपको समझ में आ गया होगा कि मैं क्या समझाने की कोशिश आपको बार बार कर रहा हूं। और यहां पर इसका मतलब यहां पर सेल्स रिस्पॉन्सिबल हैं और यहां पर क्या बेटा, आपकी एंटीबॉडीज रिस्पॉन्सिबल है। और इसीलिए हम लोग टी लिम्फोसाइट से होने वाली इम्यूनिटी को, टी लिम्फोसाइट से होने वाली इम्यूनिटी को हम लोग क्या बोलेंगे बेटा, सेल मेडिएटेड इम्यूनिटी, सेल मेडिएटेड इम्यूनिटी। आ गई बच्चों बात समझ में? हाँ ठीक है, आ गई बात समझ में। अब हम लोग थोड़ा सा टी हेल्पर और टी किलर सेल्स के बारे में आइए जानते हैं। टी हेल्पर और टी किलर सेल्स के बारे में आइए बेटा हम लोग जानते हैं। हमने बोला, सुनना बात ध्यान से, एकदम देखो किस तरीके से, एकदम हौले हौले से बेटा, ठीक है। चलिए अब देखिए, मैंने क्या बोला, आपकी जो टी लिम्फोसाइट्स हैं, ठीक, टी लिम्फोसाइट्स में मैं दो बहुत इंपॉर्टेंट टी लिम्फोसाइट्स के बारे में बात करने वाला हूं। एक को मैंने क्या बोला बेटा आपको, टी, एक को मैंने क्या बोला, टी हेल्पर, और दूसरे को मैंने क्या बोला, टी किलर, टी किलर सेल्स, टी किलर, ठीक है। एक टी हेल्पर लिम्फोसाइट्स, इसको मैं टी हेल्पर सेल्स भी बोल देता हूं, और एक को हम लोग क्या बोलेंगे बेटा, टी किलर सेल्स, ठीक है। चलिए ये पॉइंट मुझे समझ में आ गया। अब आइए आगे देखते हैं। आगे ये देखते हैं बेटा कि इधर देखो, इधर देखिए, ये है, ये है आपकी लिम्फोसाइट और ये भी है आपकी लिम्फोसाइट, ठीक। चलिए अब हम लोग क्या बनाते हैं, न्यूक्लियस। ये इसका न्यूक्लियस हो गया बेटा, और ये इसका न्यूक्लियस हो गया। ठीक, ये समझ में आ गया क्या? अब इनके सरफेस के ऊपर, टी हेल्पर सेल के सरफेस के ऊपर, टी हेल्पर सेल के सरफेस के ऊपर एक रिसेप्टर होता है। टी हेल्पर सेल्स के ऊपर बेटा एक रिसेप्टर होता है इस तरीके से, और इसको हम लोग बोलते हैं CD4। इसको हम लोग क्या बोलते हैं बेटा, CD4। इस रिसेप्टर को हम लोग क्या बोलते हैं बेटा, CD4 रिसेप्टर। इस रिसेप्टर को हम लोग क्या बोलते हैं बेटा, CD4 रिसेप्टर, ठीक है। वैसे ही अगर हम बात करते हैं बच्चों इसके ऊपर, किसके, टी किलर सेल्स के ऊपर, तो टी किलर सेल्स के ऊपर भी एक रिसेप्टर होता है जिसको हम लोग बोलते हैं CD8। क्या बोलते हैं बेटा, CD8, CD8, ठीक। तो
तो इसको इसको हम लोग क्या बोलते हैं, CD8 रिसेप्टर, और ये है आपका CD4 रिसेप्टर, ठीक है। और इसीलिए इसीलिए टी हेल्पर सेल को अब मैं एक नया नाम दूंगा, CD4 लिम्फोसाइट। इसीलिए टी हेल्पर सेल को अब मैं एक नया नाम दूंगा, CD4 टी लिम्फोसाइट्स। क्या नाम दूंगा बेटा, CD4 टी लिम्फोसाइट्स। ये वाली पॉइंट समझ में नहीं आई, आ गई समझ बात, ठीक है। और इसको टी किलर सेल्स को अब हम लोग नया नाम देंगे, दैट इज CD8 टी लिम्फोसाइट्स, CD8 टी लिम्फोसाइट्स। आ गई बच्चों बात समझ में, आ गई बात समझ में। चलिए, तो ये दूसरे नाम अपने को बहुत इंपॉर्टेंट थे बेटा, याद रखने के लिए, समझने के लिए, क्योंकि क्वेश्चन यहां से पूछता है। आ गई बच्चों बात समझ में। तो मुझे लगता है ये वाला पॉइंट आपको समझ में आ गया होगा कि CD4 सेल्स कौन सी होती हैं और CD8 सेल क्यों होती, क्या होती हैं और क्यों बोल रहे हैं। CD का मतलब होता है क्लस्टर ऑफ डिफरेंशिएशन, आपको याद नहीं रखना है, सिर्फ आपको ये चीज याद रखनी है कि अगर हम टी किलर सेल्स के बारे में बात कर रहे हैं बेटा, तो उसको CD4 लिम्फोसाइट बोलते हैं और इसको CD8 लिम्फोसाइट बोलते हैं, ठीक है। ये दोनों फंक्शन क्या कराती हैं, ये मैंने आपको लास्ट स्लाइड में बता दिया है। यहां तक मुझे लगता है कोई डाउट नहीं होगा, बिल्कुल। अब सुनना बात ध्यान से, अब एक चीज और सुनना ध्यान से, ये टी हेल्पर सेल भी बेटा, टी हेल्पर सेल भी आगे जाकर डिवाइड होती है टी हेल्पर, जिसको हम लोग बोल देते हैं TH1, TH1, और एक को हम लोग बोल देते हैं TH2। अब ये समझ में आएगा TH1 TH2 क्या, ठीक है। TH2, अब मैंने आपको बताया था कि जब मैंने आपको साइटोकाइन्स पढ़ाया था बेटा, तो मैंने आपको बताया कि जब कोई दो लिम्फोसाइट्स आपस में एक दूसरे से कम्युनिकेट कर रही होती हैं, मतलब या तो उसको स्टिमुलेट करें या उसको डिक्रीज करें उसके एक्शन को, तो इस केमिकल को जो दो लिम्फोसाइट्स के बीच में यूज होता है, इसको मैंने बोला था इंटरल्यूकिन्स। आ गई बच्चे बात समझ में। तो ये कुछ इंटरल्यूकिन रिलीज करते हैं, ये बेटा कुछ इंटरल्यूकिन रिलीज करते हैं, और उस इंटरल्यूकिन का नाम है इंटरल्यूकिन 6। आ गई बात समझ में। और जब ये इंटरल्यूकिन 6, अभी समझ में आएगी बेटा बात आपको कि किस लिए, कैसे टी हेल्पर सेल ने बी सेल को स्टिमुलेट किया होगा। तो इंटरल्यूकिन जो 6 है बेटा, ध्यान से सुनना, इंटरल्यूकिन 6 आपका बी सेल पे एक्ट करेगा, यानी कि बी लिम्फोसाइट्स पे एक्ट करेगा। और बी लिम्फोसाइट्स पे एक्ट होने के बाद आप सिर्फ इंटरल्यूकिन का नाम याद रख सकते हैं, 6 याद नहीं भी रखेंगे तब भी काम चला लूंगा। बी लिम्फोसाइट पे जब ये ऐड करेगा बेटा, सुनना बात ध्यान से, जब ये बी लिम्फोसाइट पे ऐड करेगा तो बी लिम्फोसाइट कन्वर्टेड इनटू प्लाज्मा सेल्स। आ गई बात समझ में, आ गई बात समझ में। इसका मतलब देखिए, टी हेल्पर सेल ने बी लिम्फोसाइट को स्टिमुलेट किया, जिसने प्लाज्मा सेल बनाया, और प्लाज्मा सेल्स क्या बनाएंगे बेटा आपकी, भी बताया था मैंने क्या, एंटीबॉडीज। मुझे लगता है ये वाला पॉइंट समझ में आ गया क्या। अब टी हेल्पर 2 सेल्स का ही आगे कन्वर्जन होता है बेटा, टी हेल्पर 1। देखो जैसे मैंने यहां पर बात किया, तो ये 2, 4, 5, 6 सारे इंटरल्यूकिन रिलीज करेंगे, 2, 4, 5, 6, ठीक है। और ये टी हेल्पर 1 आपका इंटरफेरॉन, गामा और ट्यूमर नेक्रोटिक फैक्टर अल्फा रिलीज करते हैं। आपको याद नहीं करना है, लेकिन टी हेल्पर सेल ही TH1 आगे जाकर
आगे जाकर बेटा ये कन्वर्ट होती है आपकी टी किलर सेल्स, टी किलर सेल्स, पहला। और दूसरा बताइए, टी किलर के साथ साथ क्या बनाएंगे बेटा? ये टी मेमोरी। वेरी गुड। ये क्या बनाएंगे? टी मेमोरी। आ गई बच्चे बात समझ में? तो ये किस तरीके से इन्होंने ऐड किया, ये चीज समझ में आई क्या? ठीक है। और मैंने अभी बताया कि टी किलर सेल्स को CD8 लिम्फोसाइट भी बोलते हैं, जिसका काम क्या है बेटा? जिसका काम ये है कि इट एक्ट ऑन वायरस इन्फेक्टेड सेल्स और कैंसरस सेल्स पे। ठीक है, चलिए। ठीक है बच्चों, चलिए। तो अब अगर हम बात करते हैं टी सप्रेसर सेल और टी मेमोरी सेल, जो कि मैंने पहले बात कर ली है। ठीक है, टी सप्रेसर सेल और टी मेमोरी सेल। ठीक है, तो टी, उसकी मैं बात ज्यादा नहीं करूंगा बेटा, क्योंकि वो आपके सिलेबस में नहीं है। मुझे लगता है इतने से हम लोग काम चला लेंगे। ठीक बच्चों, यहां तक अगर आपको बात समझ में आ गई हो तो मैं और आगे चलने के लिए तैयार हूं। ठीक है, बस एक चीज मैं यहां पर और बताना चाहूंगा बेटा आपको, एक चीज मैं आपको यहां पर और बताना चाहूंगा। और ये बात ये है बेटा कि मैंने यहां पर बोला कि टी हेल्पर और टी सप्रेसर, टी हेल्पर और टी सप्रेसर का जो रेशियो होता है वो 2:1 होता है, 2:1 होता है। ठीक बच्चों, ये वाला पॉइंट याद रखिएगा। ये मैं बात कर रहा हूं नॉर्मल कंडीशन की, ये मैं बात कर रहा हूं बेटा नॉर्मल कंडीशन की। बट आपने, जब मैं आपको एड्स पढ़ाऊंगा बेटा, तब मैं आपको वहां पर एक चीज बात बताऊंगा कि जो आपका, याद रखिएगा, जो आपका टी हेल्पर सेल और टी सप्रेसर सेल का जो आपका रेशियो होता है, इट विल इन्वर्ट इन द एड्स पेशेंट। इसका मतलब क्या है कि टी सप्रेसर सेल का नंबर ज्यादा हो जाएगा और टी हेल्पर सेल का नंबर कम हो जाएगा। और इसीलिए अगर आपने बात की होगी बेटा, पढ़ा भी होगा अगर कभी एड्स, तो आपने देखा होगा कि टी हेल्पर सेल के कमी के कारण लोगों की मृत्यु होती है। ठीक है, तो टी हेल्पर सेल कितना इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, ये आपको बात समझ में बेटा आएगी और मैं बहुत अच्छी तरीके से उसको पढ़ाऊंगा भी। ठीक है, टेंशन वाली बात नहीं है। तो मैंने क्या बोला, इनका बेटा जो क्या है, टी हेल्पर और टी सप्रेसर का जो रेशियो है, रेशियो क्या हो जाएगा आपका? अपोजिट हो जाएगा, अपोजिट हो जाएगा, रेशियो अपोजिट इन द एड्स पेशेंट। एड्स में आ गई बच्चों बात समझ में? ठीक है, चलिए। तो यहां तक मैंने कोई भी चीजें नहीं छोड़ी हैं जिससे आपको कोई भी डाउट आए बेटा। ठीक, अब एक बात और, अब इतना समझने के बाद मैंने यहां पर बी लिम्फोसाइट के बारे में दोबारा चर्चा किया, टी लिम्फोसाइट के बारे में चर्चा किया, फिर मैंने टी हेल्पर और टी किलर सेल का कुछ इंपॉर्टेंट जानकारी दी, फिर मैंने आपको यह बताया कि किस तरीके से टी हेल्पर सेल बी सेल को स्टिमुलेट करती होगी, टी हेल्पर सेल टी किलर सेल और टी मेमोरी सेल बनाती होगी। आ गई बच्चे बात समझ में? अब सुनो, अब अगर हम लोग बात करेंगे बेटा, अब सुनना बात ध्यान से, बहुत इंपॉर्टेंट चीज बताने जा रहा हूं बेटा, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट चीज बताने जा रहा हूं। ठीक है, देखिए इसको आपके एनसीईआरटी में अलग से दिया हुआ है, प्राइमरी एंड सेकेंडरी लिम्फोइड ऑर्गन, तो मैं उसको वहां पर भी बताऊंगा, लेकिन अभी थोड़ा सा मैं आपको एक ब्रीफ रिव्यू दे रहा हूं ताकि हम जब आगे चैप्टर में बढ़ते चले जाएं तो हमको कोई भी दिक्कत का सामना ना करना पड़े। ठीक, चलिए। तो अब अगर हम बात करते हैं बेटा, ये है आपका बोन, ये मैंने बना दिया बेटा क्या? बोन। और अगर मैं बात करूं, अगर मैं बात करूं तो ये होता है आपका एपीफाइसिस, ये होता है डायाफाइसिस, और बीच वाले को हम लोग बोलते हैं मेटाफाइसिस। इसको हम लोग पढ़ेंगे जब हम लोग टिश्यू पढ़ेंगे बोन का।
ठीक है, अभी सिर्फ आपको एक ही चीज याद रखनी है बेटा कि एपीफाइसिस रीजन में बेटा क्या होता है आपका बोन मैरो। क्या होता है बच्चों? बोन मैरो। ठीक, तो ये मैंने क्या बना दिया आपका बोन मैरो। ठीक है, और ये प्रॉक्सिमल और डिस्टल दोनों एंड पे ही क्या होगा बेटा आपका बोन मैरो। ठीक है, ट्रेबेकुलीज होती है यहां पर जो बेटा क्या बनाएंगे बोन मैरो। ठीक है, और उसके बाद आपके यहां पर पतला सा यहां पर भी होता है बेटा ट्रेबेकुली। जब कभी हम लोग बोन का स्ट्रक्चर देखेंगे तो मैं आपको जरूर बताऊंगा। ठीक है, तो ये मैंने क्या बना दिया बेटा बोन मैरो बना दिया। क्या बना दिया? बोन मैरो। ठीक है, चलिए चलिए चलिए, तो ये मैंने क्या बनाया बोन मैरो। बोन मैरो। ठीक, अब देखो बेटा अगर हम लोग 11th क्लास की बात करते हैं तो 11th क्लास में हमने बहुत अच्छी तरीके से बॉडी फ्लूइड्स एंड सर्कुलेशन पढ़ रखा है। देखिए सारे चैप्टर बेटा थोड़ा 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 एक दूसरे से लिंक होते ही हैं अगर मैं एनिमल फिजियोलॉजी की बात करता हूं तो। ठीक बच्चों, तो ये मैंने क्या बना दिया बोन मैरो। ठीक है, अब बोन मैरो की अगर हम लोग बात करते हैं तो अब हम लोग बात करते हैं बोन मैरो को मैं क्या बोलता हूं प्राइमरी लिम्फॉइड ऑर्गन। तो अब लिम्फॉइड ऑर्गन क्या होते हैं? प्राइमरी लिम्फॉइड ऑर्गन। मैंने क्या बोला बेटा? प्राइमरी लिम्फॉइड ऑर्गन। बस बेसिक बताऊंगा बेटा, बेसिक एकदम। मैंने क्या बोला यहां पर? प्राइमरी लिम्फॉइड, प्राइमरी लिम्फॉइड ऑर्गन, प्राइमरी लिम्फॉइड ऑर्गन। ठीक है, तो प्राइमरी लिम्फॉइड ऑर्गन में लिम्फोसाइट्स का, सुनना बात ध्यान से, बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार क्वेश्चन आ चुका है। प्राइमरी लिम्फॉइड ऑर्गन में लिम्फोसाइट का ओरिजिन होगा, मैचुरेशन होगा, ओरिजिन होगा या मैचुरेशन होगा या दोनों होगा। मैंने क्या बोला कि प्राइमरी लिम्फॉइड ऑर्गन में लिम्फोसाइट का क्या होगा बेटा? ओरिजिन होगा या मैचुरेशन होगा या दोनों होगा। ठीक है, तो मैचुरेशन, origin and maturation takes place in the primary lymphoid organ. तो मैंने क्या बोला? ओरिजिन एंड मैचुरेशन। ठीक है, दो वर्ड याद रखिएगा तभी हम लोग दूर तक पहुंच पाएंगे बेटा। मैंने क्या बोला? इनका या तो ओरिजिन होगा प्राइमरी, किसका? लिम्फोसाइट्स का। हमने क्या बोला? हमने क्या बोला बच्चों? लिम्फोसाइट्स का, लिम्फोसाइट्स का या तो क्या होगा? ओरिजिन होगा या मैचुरेशन होगा और बोथ, या दोनों हो सकता है। ओरिजिन होगा, मैचुरेशन होगा। एक मिनट, यहां पे मैंने स्पेलिंग गलत लिख दी है बेटा, एक मिनट। ओरिजिन होगा, मैचुरेशन होगा या दोनों होगा। मैचुरेशन को बेटा हम लोग प्रोसेसिंग भी बोलते हैं। मैचुरेशन को हम लोग बेटा प्रोसेसिंग बोलते हैं। तो ध्यान रखना कि लिम्फोसाइट का प्राइमरी लिम्फोइड ऑर्गन में क्या होगा बेटा? या तो ओरिजिन होगा या मैचुरेशन होगा या दोनों होगा। तो ओरिजिन से तो मतलब समझ गया कि आप वहां पे पैदा होंगे। मैचुरेशन का मतलब नहीं समझ में आया, मैचुरेशन का मतलब समझ में नहीं आया। ठीक है, अब सुनना बात ध्यान से। ठीक है, जैसे कि मैंने एज्यूम कर लिया कि एक सुमित लड़का है। क्या है? एक सुमित लड़का है जिसका ओरिजिन कहां पर हुआ? दुर्ग में हुआ। मतलब उसका जो बर्थ हुआ वो दुर्ग में हुआ। ठीक है, दुर्ग में हुआ। ठीक, अब दुर्ग में वो पैदा हुआ तो दुर्ग उसका क्या हो गया? प्राइमरी लिम्फॉइड ऑर्गन। अगर वो वहीं पर पढ़े लिखे और वहीं से एमबीबीएस कर ले, वहीं से एमबीबीएस कर ले, मतलब वहीं पे चंदूलाल चंद्राकर जो गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज है, अगर वहीं से वो एमबीबीएस कर लेता है
तो उसको अपनी जीवन काल में जो फंक्शन परफॉर्म करना है, मतलब जो डॉक्टरी परफॉर्म करनी है, ठीक है, तो उसका ओरिजिन वहीं पर हुआ और उसका फंक्शनल मैचुरेशन भी वहीं पर हुआ, दुर्ग में हुआ। इसका मतलब क्या है कि उसको अपनी लाइफ टाइम में जो फंक्शन परफॉर्म करना है उसको हम लोग क्या बोल रहे हैं, मैचुरेशन। मुझे लगता है ये वाला पॉइंट आपको समझ में आ गया। आगे बात समझ में, तो वही वहां पे मालूम सुमित दुर्ग में ही पैदा हुआ और दुर्ग के ही मेडिकल कॉलेज में क्या हो गया आपका, मैचुरेशन, मतलब वहीं पे एडमिशन भी ले लिया और वहीं से पढ़ाई लिखाई करके डॉक्टर बन गया। आगे बात समझ में, तो अब आप सुनो कि बी लिम्फोसाइट्स की अगर हम बात कर रहे हैं, किसकी बात कर रहे हैं बच्चों, बी लिम्फोसाइट्स की, तो बोन मैरो में ही बी लिम्फोसाइट्स जो होंगी बेटा, अगर हम बात कर रहे हैं बी लिम्फोसाइट्स की, किसकी बात कर रहे हैं बेटा, बी लिम्फोसाइट्स की। आगे बात समझ में, तो बी लिम्फोसाइट का जो ओरिजिन होगा वो भी बोन मैरो में होगा और मैचुरेशन भी कहां पर हो रहा है, बोन मैरो में हो रहा है। इसीलिए बोन मैरो क्या है आपका, प्राइमरी लिम्फोइड ऑर्गन। और ये लिम्फोसाइट कौन सी है बेटा, बी, और इसीलिए इनका बी फॉर बोन मैरो। एक्चुअली बी फॉर बर्सा ऑफ फेब्रिकस होता है जो कि बर्ड्स में मिलता है। एक्चुअल जो बी वहीं से उठाया गया था, लेकिन अच्छी बात है कि बी फॉर बोन मैरो भी होता है और इसीलिए हमने यहां पर क्या बोल दिया, बी लिम्फोसाइट का ओरिजिन एंड मैचुरेशन कहां पर हो रहा है बेटा, आपका बोन मैरो में। ठीक है, अब अगर हम लोग बात करते हैं किसकी बेटा, अब अगर हम लोग बात करते हैं थाइमस की, ठीक है, तो अब यहां पर जो लिम्फोसाइट्स थी, कुछ लिम्फोसाइट्स थी बेटा जिनका ओरिजिन कहां पर हुआ, बोन मैरो में हुआ। कहां पर हुआ बेटा, बोन मैरो में। लेकिन अब ये कहां पर पहुंच गई, कहां पर पहुंच गई बेटा, थाइमस में। थाइमस, थाइमस ग्लैंड है बेटा आपका, थाइमस ग्लैंड है आपका, कहां मिलता है बताइए, थाइमस ग्लैंड है बेटा, कहां मिलता है, मीडियास्टाइनम में। मीडियास्टाइनम कहां, कहां मीडियास्टाइनम, हाँ, दो लंग के बीच में जो स्पेस होता है, दो लंग के बीच में बेटा जो स्पेस होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, थाइमस। बहुत इंपॉर्टेंट एक हार्मोन रिलीज होता है बेटा यहां पे, अगर आपने लास्ट ईयर पढ़ा होगा तो, थाइमोसिन। आगे बात समझ में, और एक चीज और पढ़ी होगी आपने यहां पर कि ये एज के साथ रिग्रेस करता है, मतलब कि ये इसका साइज धीरे धीरे कम होता है और इसीलिए इसीलिए एज बढ़ने के साथ साथ हमारी इम्यूनिटी भी कम होती जाती है। आगे बात समझ में, इसको जब हम लोग पढ़ेंगे बेटा क्या, हार्मोन वाला चैप्टर, तब वहां पर हम लोग देखेंगे। तो ये थाइमस में, तो अब ये लिम्फोसाइट्स, ये लिम्फोसाइट्स कहां पहुंच गई बेटा आपका, थाइमस में पहुंच गई। और थाइमस में जाकर बेटा क्या हुआ इनका, थाइमस में जाकर बेटा क्या हुआ इनका, मैचुरेशन। क्या हुआ बेटा, थाइमस में जाकर इनका क्या हुआ, मैचुरेशन। मैचुरेशन या प्रोसेसिंग, अगेन आई एम टेलिंग यू, मैचुरेशन या प्रोसेसिंग। मैचुरेशन या प्रोसेसिंग। आगे बात समझ में, तो मैंने क्या बोला था कि प्राइमरी लिम्फोइड ऑर्गन आर दोज ऑर्गन्स वेयर, primary lymphoid organs are those organs where lymphocyte get mature or originate or both. Again I am telling you, मैंने क्या बोला, primary lymphoid organs are those organs where lymphocyte get originate और मैच्योर्ड और बोथ। तो यहां पर इन लिम्फोसाइट की हमने बात की, तो इनका ओरिजिन कहां पर हुआ, बोन मैरो में, लेकिन यहां पर मैचुरेशन क्या हुआ बेटा, यहां पर थाइमस में हुआ। और इसीलिए इन लिम्फोसाइट को अब मैं बोल दूंगा जो थाइमस में जाकर मैच्योर हो रही हैं, क्या, टी लिम्फोसाइट्स, टी लिम्फोसाइट्स। आगे बात समझ में, और टी फॉर, टी टी स्टैंड फॉर, टी स्टैंड फॉर थाइमस। इसका मतलब क्या है कि जो टी है, टी किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, थाइमस को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो इसका मतलब बोन मैरो एंड थाइमस बोथ आर प्राइमरी लिम्फोइड ऑर्गन। बोन मैरो एंड थाइमस बोथ आर प्राइमरी लिम्फोइड ऑर्गन। इस चीज को नहीं भूलेंगे। कोई सोते से अगर जगा कर भी पूछे आपसे तो भी आपको पता होना चाहिए कि
बोन मैरो एंड थाइमस आर प्राइमरी लिम्फोइड ऑर्गन। क्यों बोला? इस चीज को मैंने बहुत अच्छी तरीके से आपको समझा दिया है, तो मुझे लगता है अब आपको दिक्कत का सामना नहीं करना पड़ेगा। आ गई बच्चों बात समझ में? आगे चलें? बिल्कुल चलें। अब सुनो और ध्यान से। ये मैंने क्या बना दिया बेटा? स्प्लीन, सप्लीन। क्या बना दिया बेटा? सप्लीन। सप्लीन नहीं, स्प्लीन। ठीक है, स्प्लीन। ठीक है, स्प्लीन एक्चुअली होता है आपका सेकेंडरी लिम्फोइड ऑर्गन। बहुत सारे होते हैं आपके सेकेंडरी लिम्फोइड ऑर्गन। सेकेंडरी लिम्फोइड ऑर्गन बेटा बहुत सारे होते हैं। और अगर मैं बात करूं सेकेंडरी लिम्फोइड ऑर्गन की, सुनते रहना बेटा बात ध्यान से। अगर मैं बात कर रहा हूं स्प्लीन की, तो स्प्लीन इज ए सेकेंडरी लिम्फोइड ऑर्गन। ठीक है, अब ये बी और टी लिम्फोसाइट्स, अगर हम बात कर रहे हैं बेटा बी लिम्फोसाइट्स और टी लिम्फोसाइट्स, दोनों कहां पर पहुंच जाएंगे बेटा? आपका सेकेंडरी लिम्फोइड ऑर्गन में। कहां पहुंच जाएंगे बेटा? आपका सेकेंडरी लिम्फोइड ऑर्गन में। सेकेंडरी लिम्फोइड ऑर्गन। ठीक है, तो मैंने यहां पर सेकेंडरी लिम्फोइड ऑर्गन की बात कर ली। अब मेरे प्यारे बच्चों, अगर हम बात कर रहे हैं सेकेंडरी लिम्फोइड ऑर्गन की, ठीक है, तो यहां पर बेटा बहुत सारे आपके टी सेल्स। अब सुनना, अब मैं आपको, मैं अगर आपसे पूछूं कि भैया ये तो आपने सुमित के लिए बताया, तो सुमित, सुमित का अगर ओरिजिन कहां पर हुआ? दुर्ग में। और उसका, उसको कॉलेज मिला कहां पर? कहां पर मिला? मतलब ओरिजिन कहां पर हुआ? बोन मैरो में। अगर मैं टी टी लिम्फोसाइट की अगर मैं बात करूं, तो ओरिजिन कहां हुआ? बोन मैरो में। और मैच्योरेशन कहां हुआ? थाइमस में। इसका मतलब क्या हुआ कि जो सुमित नाम का बेटा जो लड़का था, उसका ओरिजिन कहां पर हुआ? दुर्ग में हुआ। और उसका मैच्योरेशन कहां पर होगा? बिलासपुर में। इसका मतलब क्या हो गया? इसका मतलब यह हुआ बेटा कि ओरिजिन कहीं और मैच्योरेशन कहीं और। आ गई बात समझ में? लेकिन जब डॉक्टर बन जाएगा, तो वो घर घर कहीं मान लो ले लेगा, थर्ड जगह ले लेगा। ठीक है, और वहीं पर जाकर क्लिनिक वगैरह खोल के, मान लो रायपुर में उसने क्लिनिक खोल ली, तो रायपुर जो प्लेस होगा बेटा, वो आपका उसका क्या होगा? सेकेंडरी रीजन, यानी कि सेकेंडरी लिम्फोइड ऑर्गन। तो सेकेंडरी लिम्फोइड ऑर्गन्स आर दोज ऑर्गन वेयर lymphocyte where lymphocyte recognizes the pathogen and respond against pathogen। ठीक है, तो मैंने यहां पर एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज बेटा चुपके से आपको बता दी। ठीक है, पढ़ाते पढ़ाते मैंने लगभग लगभग सेकेंडरी, प्राइमरी और सेकेंडरी लिम्फोइड ऑर्गन भी बता दिया। ठीक है, तो मैंने सेकेंडरी लिम्फोइड ऑर्गन के बारे में बेटा अगर मैं बात कर रहा हूं, तो बताइए क्या है? those organ those organ where lymphocyte lymphocytes recognizes recognizes the pathogen recognizes the pathogen and responds against them, responds against them। आ गई बच्चों बात समझ में? तो रिकॉग्नाइजेस द पैथोजन एंड रिस्पॉन्ड अगेंस्ट देम। आ गई बच्चों बात समझ में? तो मुझे लगता है ये वाला पॉइंट आपको समझ में आ गया। मुझे लगता है बेटा ये वाला पॉइंट आपको समझ में आ गया। एक मिनट में इसको दोबारा लिख देता हूं बेटा। तो मैं थोड़ा दोबारा लिख देता हूं, थोड़ा उल्टा सीधा हो गया था। वेयर
where lymphocytes recognizes the pathogen and respond against them. आगे बच्चों बात समझ में? हाँ अब ठीक है, चलिए। तो अब इसका मतलब क्या है? इसका मतलब क्या है बेटा? मैंने आपको यहां पर थोड़ा सा प्राइमरी लिम्फॉइड ऑर्गन और सेकेंडरी लिम्फॉइड ऑर्गन के बारे में पढ़ा दिया, तो मुझे लगता है यहां तक कोई डाउट आपको नहीं है। चलिए, ये पॉइंट मुझे लगता है बेटा आपको समझ में आ गया, ठीक है। अगर मैं बात करूंगा तो बहुत सारी बी लिम्फोसाइट बनेंगे बेटा, क्योंकि यहां पे रिकॉग्नाइज करेंगी, और रिकॉग्नाइज करके वो हो सकता है यहां पर क्या बन जाए? हो सकता है कि आपकी जो बी सेल्स थी क्या बन जाए? वो बी प्लाज्मा सेल बन जाए या बी मेमोरी सेल बन जाए। तो मैं इसको ऐसा यानी कि मैं अगर बात करूं या B3 B4 या B3 B4 भी बोल देता हूं ऐसे कुछ करके, ठीक है। आगे बच्चे बात समझ में? तो मुझे एक बात बताइए, सिंपल सी बात, एकदम सिंपल सी बात मुझे बताना है बेटा आपको, ठीक है, कि बी लिम्फोसाइट पैथोजन से इंटरेक्ट कहां पर हो रही हैं? आपकी सेकेंडरी लिम्फोइड ऑर्गन में। तो ऐसी साइट जहां पर पैथोजेन एंड लिम्फोसाइट का इंटरेक्शन होता है, ये आपकी एनसीईआरटी में जो लिखा हुआ है वो मैं आपको लाइन बता रहा हूं, ठीक है, वो क्या होता है? आपका सेकेंडरी लिम्फोइड ऑर्गन, ठीक है। अब अगर हम लोग बात कर रहे हैं टी लिम्फोसाइट्स की बेटा, किसकी बात कर रहे हैं? अगर हम लोग टी लिम्फोसाइट की बात कर रहे हैं तो टी लिम्फोसाइट किस में कन्वर्ट हो सकती है? आपकी टी हेल्पर सेल में, टी मेमोरी सेल में, टी किलर सेल्स में, टी सप्रेसर सेल में। आगे बात समझ में? तो डिफरेंट टाइप की जो सेल्स हैं वो कहां पर हैं बेटा? आपकी मौजूद सेकेंडरी लिम्फोइड ऑर्गन में। कैसे बनेंगी, ये कैसे होगा, ये हम लोग बाद में डिसाइड करेंगे, ठीक है। ये वाला पॉइंट समझ में आ गया क्या बच्चों? तो अगर ये वाला पॉइंट समझ में आ गया तो अब मैं प्राइमरी, अब लास्ट क्लास में मैंने क्या बताया था? लास्ट क्लास में जब मैंने आपको प्राइमरी इम्यून रिस्पॉन्स और सेकेंडरी इम्यून रिस्पॉन्स के बारे में बात की थी बेटा, तो वो चीज मैंने आपको समझाई थी क्या? ठीक है। अब आओ उसके रिस्पॉन्ड में एक हम लोग ग्राफ देख लेते हैं, प्राइमरी ऑन सेकेंडरी इम्यून रिस्पॉन्स के बारे में। तो हमने क्या देखा था? प्राइमरी इम्यून रिस्पॉन्स जो था बेटा, प्राइमरी इम्यून रिस्पॉन्स की जब मैंने बात की थी तो ये समय ज्यादा लग रहा था, ठीक है, समय ज्यादा लग रहा था बेटा, टाइम टेकिंग था और लो इंटेंसिटी क्या था, ठीक है। और यहां पर क्या बनी थी? आपकी अफेक्टर सेल्स और अफेक्टर सेल्स एंड क्या बनी थी बेटा? मेमोरी सेल्स, मेमोरी सेल्स बनी थी। आगे बच्चे बात समझ में? ठीक है। अब जब सेकेंडरी इम्यून रिस्पॉन्स की हमने बात की थी बेटा, किसकी बात की थी? सेकेंडरी इम्यून रिस्पॉन्स की। आगे बच्चे बात समझ में? तो सेकेंडरी इम्यून रिस्पॉन्स में देखो क्या होगा। सेकेंडरी इम्यून रिस्पॉन्स में क्या होगा बेटा आपका? कि यहां पर जो आपकी मेमोरी सेल्स थी, मेमोरी सेल्स थी, सॉरी, हाँ, जो मेमोरी सेल्स थी आपकी, वो तुरंत किस में कन्वर्ट हो जाएंगी? मेमोरी सेल्स कन्वर्टेड इनटू अफेक्टर सेल्स। इसको हम लोग देखेंगे बेटा, इसको हम लोग देखेंगे आगे बात समझ में, ठीक है। अब इस ग्राफ को समझो। इधर मैंने वाई एक्सिस पे मान लीजिए ले लिया बेटा एंटीबॉडी, एंटीबॉडी प्रेजेंट इन द बॉडी फ्लूइड्स, एंटीबॉडी कंसंट्रेशन, एंटीबॉडी कंसंट्रेशन
एंटीबॉडी कंसंट्रेशन, क्या बोला बेटा मैंने? एंटीबॉडी कंसंट्रेशन इन द बॉडी फ्लूइड्स, ब्लड भी लिखा हुआ मिल सकता है बेटा, ठीक है। एंटीबॉडी कंसंट्रेशन इन द बॉडी फ्लूइड्स, और एक्स एक्सिस पे मैं ले रहा हूं टाइम पीरियड, आ गई बच्चे बात समझ में? ठीक है, आ गई बच्चे बात समझ में? ठीक है। अब मान लीजिए कोई एक्स एंटीजन, एंटर किया, एक्स एंटीजन एंटर किया, या एक्स पैथोजन, कोई एक्स पैथोजन के ऊपर क्या होगा? ऑब्वियस एंटीजन होगा बेटा, ठीक है। तो अब मान लीजिए ये एंटर किया, तो अब धीरे धीरे, सुनना बात ध्यान से बेटा, धीरे धीरे बॉडी में क्या एफेक्टर सेल बनेंगी, और एफेक्टर सेल्स के बाद फिर क्या बनेंगे बेटा? आपकी मेमोरी सेल्स, और एफेक्टर सेल्स क्या बनाएंगी बेटा? आपकी एंटीबॉडीज बनाएंगी, ठीक है। तो सुनना बात ध्यान से, तो यहां पर धीरे धीरे क्या बॉडी फ्लूइड्स में जब धीरे धीरे क्या बढ़ रहा है बेटा? एंटीबॉडी का कंसंट्रेशन, किसके खिलाफ? इस एंटीजन एक्स के खिलाफ, ठीक है। आ गई बात समझ में? ठीक, और इसी को, इस वाले को बेटा हम लोग क्या बोलेंगे? इस वाले को हम लोग क्या बोलेंगे बेटा? प्राइमरी इम्यून रिस्पॉन्स। इसी को हम लोग क्या बोलेंगे बेटा? प्राइमरी इम्यून रिस्पॉन्स। ये जो दिखा आपको, बेटा आपको, इसको हम लोग क्या बोलेंगे? हाँ बेटा, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे बेटा? आपका प्राइमरी इम्यून रिस्पॉन्स, आ गई बात समझ में? अब मान लीजिए सेम पैथोजन या सेम एंटीजन हमारी बॉडी में एंटर करता है। मान लीजिए मैंने क्या बोला बेटा? कि सेम पैथोजन यहां पर, ठीक है, यहां पर सेम पैथोजन, जिसको मैं क्या बोलूंगा बेटा? एक्स एंटीजन। आ गई बात समझ में? तो क्या होगा कि अब यहां पर बहुत तेजी से एंटीबॉडी का कंसंट्रेशन बढ़ेगा, बहुत तेजी से क्या बढ़ेगा बेटा? कंसंट्रेशन। और ये वाला जो इम्यून रिस्पॉन्स होगा, इस वाले इम्यून रिस्पॉन्स को हम लोग क्या बोलेंगे? इस वाले इम्यून रिस्पॉन्स को हम लोग क्या बोलेंगे बेटा? सेकेंडरी इम्यून रिस्पॉन्स। क्या बोलेंगे बेटा? सेकेंडरी इम्यून रिस्पॉन्स। सेकेंडरी इम्यून रिस्पॉन्स, सेकेंडरी इम्यून रिस्पॉन्स। ठीक बच्चों, तो ये क्या है आपका? प्राइमरी इम्यून रिस्पॉन्स, और ये क्या है आपका? सेकेंडरी इम्यून रिस्पॉन्स। तो देखिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है? कि यहां पर टाइम कम लगेगा, टाइम लैग कम होगा, यहां पर टाइम ज्यादा लगेगा। एंटीबॉडीज को बनने में यहां पर टाइम लगेगा बेटा। एक्चुअली होता क्या है? ये होता क्या है? इसको अगर मैं यहां पर ऐसे ना बनाकर, बेटा सुनना बात ध्यान से, इसको अगर मैं ऐसे ना बनाकर इसको ऐसे करूं तो आपको ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा। सुनते रहना बेटा बात ध्यान से। मैंने क्या बोला? यहां पर आपका एक्स एंटीजन एंटर किया, और उसमें कुछ टाइम लैग आया, और टाइम लैग आने के बाद फिर एंटीबॉडी का प्रोडक्शन स्टार्ट। देखो एंटर यहां पर हुआ, और उसके बाद कुछ टाइम लगा, और उसके बाद फिर क्या लगा? आपका
एंटीबॉडी का प्रोडक्शन। लेकिन जब दूसरे बात वही सेम एंटीजन या सेम पैथोजन हमारी बॉडी में एंटर किया तो तुरंत टाइम लैग कम हुआ और इंटेंसिटी भी ज्यादा हुई। तो इसका मतलब अब अगर मैं बताऊं आपको, तो जो लास्ट क्लास में मैंने आपको बहुत अच्छी तरीके से बेटा एक्सप्लेन किया था कि प्राइमरी इम्यून रिस्पॉन्स क्या होगा आपका, एक तो बताइए लो इंटेंसिटी का होगा, लो इंटेंसिटी पहला पॉइंट, और दूसरा पॉइंट बेटा क्या क्या बोला था मैंने, लो। ठीक, लेकिन अगर मैं सेकेंडरी इम्यून रिस्पॉन्स की बात करता हूं तो सेकेंडरी इम्यून रिस्पॉन्स आपका क्या होगा बेटा, हाई इंटेंसिटी का होगा, हाई इंटेंसिटी का होगा, और दूसरा आपका फास्ट होगा। ठीक है, और एंटीबॉडीज जो प्राइमरी इम्यून रिस्पॉन्स में बनती हैं, एंटीबॉडीज जो प्राइमरी इम्यून रिस्पॉन्स में बनती हैं, दैट इज IgM। ये वाला पॉइंट नहीं भूलेंगे बेटा। और अगर हम बात करते हैं सेकेंडरी इम्यून रिस्पॉन्स में जो एंटीबॉडीज बनती हैं, दैट इज IgG। ठीक है, तो ये वाला ग्राफ भी मुझे बहुत अच्छे से समझ में आ गया कि क्या होता है प्राइमरी इम्यून रिस्पॉन्स और क्या होता है सेकेंड। इतनी बार मैंने आपको प्राइमरी और सेकेंडरी इम्यून रिस्पॉन्स बता दिया बेटा कि मुझे अब आशा है कि आपको बहुत अच्छी तरीके से प्राइमरी इम्यून रिस्पॉन्स और सेकेंडरी इम्यून रिस्पॉन्स समझ में आ गया होगा। अगर इतनी बात समझ में आ गई बेटा, तो अब हम लोग को जो पढ़ना होगा, देखिए वही सेम चीज देखो मैंने यहां पे लिख रखी है। नोट क्या, प्राइमरी एंड सेकेंडरी इम्यून रिस्पॉन्स, ये एनसीईआरटी की लाइंस हैं बेटा, ये आपकी पूरी की पूरी एनसीईआरटी की लाइन जो मैंने पहले समझा दिया, अब मैंने यहां पे देखो एनसीईआरटी की लाइन पढ़ा दी आपको। क्या लिखा है, प्राइमरी एंड सेकेंडरी इम्यून रिस्पॉन्स कैरिड आउट with the help of two special lymphocytes present in the body, B lymphocyte and T lymphocytes। यही तो मैंने समझाया बेटा कि प्राइमरी एंड सेकेंडरी इम्यून रिस्पॉन्स किसके द्वारा कैरिड आउट होगा बेटा, आपका बी एंड टी लिम्फोसाइट्स के द्वारा होगा। दूसरा, बी लिम्फोसाइट करते क्या है, प्रोड्यूसेस आर्मी ऑफ प्रोटीन्स इन रिस्पॉन्स टू पैथोजन, मैंने बता दिया, आवर बॉडी फ्लूइड्स टू फाइट विद देम, these proteins are called as antibodies या agglutinins। और टी लिम्फोसाइट जो होती हैं बेटा, टी सेल्स डू नॉट सेक्रेट मतलब कि एंटीबॉडी को सेक्रेट नहीं करती हैं, बट हेल्प बी सेल टू प्रोड्यूस विद देम। अब कैसे ये दोनों पॉइंट आपस में लिंक करेंगे, इन दोनों पॉइंट को बहुत अच्छी तरीके से समझने के लिए अब मैं समझाऊंगा बेटा आपको कि किस तरीके से पैथोजन हमारी बॉडी में एंटर करेगा, मैक्रोफेजेस उसको एनगल्फ करेंगी, मैक्रोफेज एंटीजन प्रिंटिंग सेल की तरह काम करेंगी, वो आपका लिम्फ नोड में पहुंचेंगी, और लिम्फ नोड क्या होता है आपका, सेकेंडरी लिम्फोइड ऑर्गन। याद करो जब मैंने आपको इन्फ्लामेशन पढ़ाया था तो मैंने बहुत अच्छे से बताया था आपको। ठीक है, तो स्प्लीन के साथ साथ यहां पर आप एक पॉइंट और लिख लीजिए, ये स्प्लीन और दूसरा लिम्फ नोड। ठीक है, और भी होता है पेयर्स पैचेस वगैरह सब, टॉन्सिल्स होते हैं, माल्ट होता है, सब बात करेंगे वापस से जब मैं इन चीजों को पढ़ाऊंगा तब। ठीक है बच्चों, आ गई बात समझ में? अगर इतनी बात समझ में आ गई हो तो अब मैं इस लेक्चर को यहीं पर एंड करता हूं। इस लेक्चर का वो एंड आपका जिसमें मैं आपको पढ़ाऊंगा कि किस तरीके से बॉडी में पैथोजन एंटर करता है और किस तरीके से हमारी बॉडी रिस्पॉन्ड करती है, मैं उसको पढ़ाऊंगा बहुत अच्छी तरीके से। ठीक है बच्चों, ठीक है बेटा, तो आपको समझ में आ गया? ठीक है, चलिए, तो बी लिम्फोसाइट के बारे में मैंने पूरा बताया, क्या क्या होती है, कौन कौन क्या क्या कराती है। देखो बेटा, प्लाज्मा सेल, ठीक है, ह्यूमरल इम्यूनिटी के लिए रिस्पॉन्सिबल है, ये आपकी सेल मेडिएटेड इम्यूनिटी के लिए रिस्पॉन्सिबल है। फिर मैंने क्या बताया बेटा कि किस तरीके से आपकी टी सेल्स, किस तरीके से आपकी टी सेल्स, टी हेल्पर सेल्स किस तरीके से ऐड करती होंगी, आपकी टी किलर सेल्स किस तरीके से ऐड करती होंगी। ठीक है, इनको CD4 क्यों बोला गया, इनको CD8 क्यों बोला गया। ठीक है, TH1 क्या होता है, TH2 क्या होता है आपका, और TH1 सॉरी TH और टी सप्रेसर सेल का
जो क्या होता है रेशियो होता है 2:1 होता है, लेकिन एड्स पेशेंट में ये अपोजिट हो जाता है, मतलब इन्वर्ट हो जाता है, मतलब 1:2 हो जाता होगा। इसका मतलब क्या है, सिंपल सी बात है कि टी हेल्पर सेल का काउंट कम हो जाएगा एज कंपेयर टू टी सप्रेसर सेल। ठीक है बच्चों, फिर मैंने बहुत इंपॉर्टेंट बताया आपको कि प्राइमरी लिम्फॉइड ऑर्गन और सेकेंडरी लिम्फॉइड ऑर्गन्स क्या होते हैं, प्राइमरी एंड सेकेंडरी लिम्फॉइड ऑर्गन्स क्या होते हैं। और उसके बाद फिर मैंने बताया कि प्राइमरी एंड सेकेंडरी, जो मैंने लास्ट क्लास में बताया था आपको, इसका एक मैंने ग्राफ भी देख लिया ताकि यहां पर कोई दिक्कत का सामना मुझे ना करना पड़े। अब मैं जब पढ़ाऊंगा बेटा इसके पार्ट सी में, पार्ट सी, ठीक है बच्चों, अब ये किसका आएगा लेक्चर नंबर, क्योंकि मैं पार्ट ए पार्ट बी पार्ट सी इसलिए था क्योंकि मैंने लेक्चर नंबर 5 में क्या पढ़ाया आपको, इननेट इम्यूनिटी पढ़ाई। लेक्चर नंबर है ना 6 में मैं ए बी सी के नाम से इसलिए कर रहा हूं बेटा ताकि मैं उसमें आपको एक्वायर्ड इम्यूनिटी अगर आपको पढ़ना हो तो आप उसमें ए बी सी पार्ट पूरा पढ़ लीजिए। ठीक बच्चों, चलिए तो ये रहा आपका पार्ट बी। इस लेक्चर को मैं यहां पर लिख देता हूं, ठीक है, लेक्चर का 6 का बी है और लेक्चर नंबर 6 का सी आएगा बेटा इसके बाद। ठीक है बच्चों, तो आप अच्छे से पढ़ते रहिए, अपना ध्यान रखिए, स्वस्थ रहिए, डिप्रेशन में आने की जरूरत नहीं है बेटा, अपनी कंसिस्टेंसी को बरकरार रखिए, क्योंकि बेटा मैंने हमेशा ही आपको ये चीज बोली है कि अगर आप अपने ऊपर कॉन्फिडेंस नहीं रखेंगे तो फिर आपके ऊपर भी भगवान कॉन्फिडेंस नहीं रखेंगे। ठीक है, तो अपने ऊपर एक बिलीव होना जरूरी है और उस बिलीव के साथ आप चलिए, बाकी आगे तो चलता ही रहेगा चीजें। ठीक है बेटा, तो और कोई डाउट आए, कोई भी दिक्कत आए तो मुझे आप कमेंट सेक्शन में आप डाउट पूछ सकते हैं। ठीक है, और मैं आपको और टेलीग्राम पे भी बेटा आप मुझे मैसेज कर सकते हैं। ठीक है, नंबर मैंने आपको ऑलरेडी दिया हुआ है। ठीक बच्चों, और कोई डाउट है और भी कोई तकलीफ है, और हाँ, इस लेक्चर को खत्म करने से पहले मैं 11th और 12th का तो आपको पढ़ा ही रहा हूं, एक मैं आपको एक प्लेलिस्ट और तैयार करूंगा बेटा जिसको मैं बोलूंगा मिसलेनियस। क्या बोलूंगा बेटा, मिसलेनियस। मिसलेनियस में मैं क्या करने वाला हूं, आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए कि आपको कौन से टॉपिक में दिक्कत हो, चाहे वो बॉटनी हो चाहे वो जूलॉजी हो। ठीक है, ठीक है, तो उसमें मैं उन टॉपिक्स को, सेलेक्टिव टॉपिक्स को बेटा जिससे ज्यादा आपके कमेंट रहेंगे, उस टॉपिक को उठा के मैं उसका एक अलग सेपरेट वीडियो बनाऊंगा। जैसे कि सपोज करो इवोल्यूशन के चैप्टर में आपको दिक्कत है, या हो सकता है ह्यूमन रिप्रोडक्शन आपने पढ़ा हो, उसमें आपको मेंस्ट्रुअल साइकिल में दिक्कत हो सकता है आपको गैमेटोजेनेसिस में दिक्कत हो सकता है आपको oogenesis में दिक्कत हो सकता है आपको रिप्रोडक्टिव हेल्थ में दिक्कत हो। तो ऐसे कोई डाउट्स हैं जो आपको लग रहा हो कि सर ये मुझे समझ में नहीं आता है, प्लीज आप इसको एक्सप्लेन कर दीजिए, तो मैं एक थर्ड प्लेलिस्ट आप लोग की बना दूंगा बेटा मिसलेनियस, और उसमें वही टॉपिक्स मैं पढ़ाऊंगा जो टॉपिक्स आपको पढ़ने हैं, जिसमें आपको डाउट्स है। ठीक है बेटा, तो मैं आप मिलके इस गोल को जरूर अचीव करेंगे, बस एक दूसरे का साथ, एक दूसरे का विकास होना जरूरी है बेटा। और मैं आपसे अगेन बोलता हूं कि अगर आपको बेटा लेक्चर पसंद आ रहा हो तो आप अपने दोस्तों से भी इसको शेयर कीजिए ज्यादा से ज्यादा, ताकि लोग बेटा रीच करेंगे तो उनको भी ये चीजें को फायदा मिले। ठीक बच्चों, अगर वीडियो पसंद आ रहे होंगे आपके तो प्लीज लाइक और सब्सक्राइब करना बेटा ना भूलें। तब तक के लिए बच्चों थैंक यू सो मच, अपना ख्याल रखिए, स्वस्थ रहिए और बिना किसी टेंशन के पढ़ाई करते रहिए। थैंक यू बेटा।